हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका जो पाठ 3 है जल संसाधन, जो कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्यों है। ठीक, और इस पाठ में हम और क्या क्या पढ़ेंगे। हम जल संसाधन के महत्व के बारे में जानेंगे। जल का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है उसको पढ़ेंगे। नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जल संसाधन का क्या अर्थ होता है। भू यानी पृथ्वी के ऊपर तथा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले समस्त जल भंडार को क्या कहा जाता है, जल संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी जो बुक है उसमें दो बच्चे आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है, पिंकी क्या तुमने टीवी पर ओडिशा में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी। हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। तो दूसरी बच्ची क्या बोलती है, हाँ चिंटू मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे। मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों से जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुधानों के आसपास क्यों बसता था। यानी कि यहाँ पे दो बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जल के महत्व के बारे में आपस में बात कर रहे हैं कि जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और पानी जीवन कैसे दे सकता है और कैसे जीवन ले सकता है। अब पानी जीवन कैसे दे सकता है, क्योंकि हमारे जीवन के जो हर कार्य होता है वो बिना पानी के नहीं होता। हमें दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए ये जो पानी है या जल है, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम जैसे रोज़मर्रा के जो हमारे कार्य होते हैं, पीना, खाना पीना, नहाना धोना, है ना, बर्तन, सिंचाई आदि अनेक जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो हम पानी के द्वारा ही करते हैं। अब पानी जीवन कैसे ले सकता है। आपने देखा होगा कि जब कभी बाढ़ आती है, सुनामी आती है, बादल फटते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जनहानि होती है। तो इससे क्या होता है, हमें अनेक प्रकार की जनहानि उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार यह पानी जो है वह जीवन भी ले सकता है। ठीक है, तो यानी कि जल की हमें हर कार्य के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। जल ही जीवन है। आपने सुना होगा, जल नहीं होगा तो हर प्राणी या जीव का जीवन क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। जल एक महत्वपूर्ण क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात क्या है, बहुत कम है। यद्यपि हमारी पृथ्वी पर क्या है, 3/4 भाग पर पानी है और हमारी जो पृथ्वी है आपने देखी होगी वो क्या दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका जो 3/4 भाग है यानी कि 75% क्या है, हमारी पृथ्वी पर पानी है। जिससे और पानी का कलर नीला होता है, इसलिए हमारी पृथ्वी को क्या है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी पर जो इतना पानी की जो अधिकता है वो कैसा है, वो अधिकतर लवणीय पानी है, उसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। और जो अलवणीय जल है वह हमें भूमि की सतह, भूम जल स्रोतों, नदियों आदि से प्राप्त होता है। क्योंकि विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5 भाग महासागरों में पाए जाता है और वह कैसा होता है, वह खारा होता है, उसे हम उपयोग में नहीं ला सकते। विश्व में अलवणीय जल का 70% जो भाग है वह अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। और जो 30% जल है, और उस 30% जो जल है वो भौम जल के रूप में पाया जाता है। भौम जल का मतलब होता है भूमि के अंदर, है ना।
उसमें पाया जाता है, जिसका हम पीने या अन्य कामों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी अधिकतर जो जल है वह कैसा है, लवणीय है या बर्फ के रूप में मौजूद है। यद्यपि हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग पर पानी है, और पानी क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है ना, यानी कि पुनः चक्रण द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर पानी पुनः प्राप्त हो जाता है ना। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या होता है, फिर वाष्प बनकर पानी उड़ता है और उसके बाद बादल बनकर क्या होता है, पृथ्वी पर पुनः प्राप्त हो जाता है। तब भी विश्व के अनेक देश पानी की कमी झेल रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2025 तक 20 करोड़ जो लोग होंगे वो जल की कमी झेलेंगे, यानी जल की दुर्लभता हमें देखने को मिलेगी। तो इसके क्या कारण है, उनको जानने का प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे पानी की जो दुर्लभता है वह क्यों सामने आ रही है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या क्या है, दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो बढ़ती जा रही है। और जब लोगों की क्या होगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी, तो पानी की भी क्या होगी, उसी हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और पानी का उपयोग बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, पानी की कमी देखने को मिलेगी। जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि यानी कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान समय में जो विकास हो रहा है उससे भी पानी की मांग बढ़ रही है, और आधुनिक जीवन जीने के ढंग के कारण नगरों में जल की क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है। विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों के बढ़ने से भी उनमें पानी की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, जिससे पानी की कमी क्या हो रही है, देखने को मिल रही है वर्तमान समय में, और भविष्य में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, पानी ही अनेक प्रकार की गंदगी व कूड़े कचरे के निपटान के लिए आवश्यक है, जिससे पानी की कमी देखने को मिलती है। हमारे देश में मौसम में भिन्नता देखने को मिलती है। हमारे देश का जो मौसम है वह एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ वर्षा मानसून पर ही क्या होती है, आधारित होती है। यहाँ कहीं बारिश कम तो कहीं क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में बारिश कम होती है, और मेघालय में क्या होती है, बारिश अधिक होती है, जिससे कहीं सूखा पड़ा रहता है, यानी पानी की कमी देखने को मिलती है। ये भी क्या है, पानी की कमी के कारण है। ठीक है, कई किसान अपने खेतों पर निजी कुएं और नलकूप खोद लेते हैं, जिससे सिंचाई का स्तर तो बढ़ जाता है, लेकिन जो जल का भौम स्तर होता है वह क्या होता है, नीचे चला जाता है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में क्या होती है, कमी हो जाती है, और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये तो थे जल की मात्रा में कमी होने से जल की दुर्लभता के कारण। कई स्थानों पर लोगों के लिए पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन जल की खराब गुणवत्ता के कारण जल की कमी पाई जाती है। जल की गुणवत्ता में जो कमी होती है उसके भी क्या होते हैं, कई कारण होते हैं। जैसे लोग घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों को पानी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिससे पानी की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, कई लोग धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर पूजा आदि सामग्री को जल में विसर्जित कर देते हैं, जिससे भी पानी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी कि पानी की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो कंक्रीट से बनी सड़कें या सतह होती है, उससे भी वर्षा जल भूमि के अंदर नहीं जा पाता, और वहाँ भूमि के ऊपर क्या हो जाता है, वह पानी प्रदूषित हो जाता है। उससे भी पानी की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है, और जल प्रदूषण देखने को मिलता है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे पानी की शुद्धता एवं गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। भारत की नदियाँ भी इन सब कारणों से क्या हो रही है, जो नदी है उनकी जो जल धाराएँ हैं वो क्या हो गई, दूषित हो गई। जैसे आपने गंगा और यमुना नदियों के प्रदूषण के बारे में अक्सर समाचारों में सुना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जल का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि हमारी धरती पर पीने योग्य पानी की जो मात्रा है वो क्या है, बहुत कम है। अतः हमें व्यर्थ में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसे अनेक कार्य करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, जिससे जल संरक्षण को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जल संरक्षण के जो प्रयास है उनमें प्रमुख प्रयास हैं लोगों में जागरूकता लाना, और जल संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन के बारे में लोगों को जानकारी देना।
बागवानी, वाहनों की धुलाई, सिंचाई, शौचालयों व अन्य उपयोगों में जल का क्या करना, आवश्यकता अनुसार उपयोग करना। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना, नदियों व जलधाराओं को प्रदूषण से बचाना, जल की बर्बादी को हर प्रकार से रोकना, है ना, जिससे क्या है, जल को संरक्षित किया जा सके। अतः जल को किसी भी प्रकार से नष्ट होने से बचाना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो क्या हैं और उनके द्वारा जल संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को ही बांध भी कहा जाता है। अब बांध का क्या अर्थ होता है, जो नदी होती है उसकी जो चाल होती है, जो उसका बहाव होता है, उसको कम करने के लिए तथा बड़ी नदी को अनेक छोटे छोटे भागों में बांटने के लिए और मुख्यतः बिजली उत्पादन हेतु क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। भारत में अनेक नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इन बांधों को अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, जैसे इन बांधों के द्वारा क्या क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई है तो इन बांधों का उपयोग किया जाता है, मत्स्य पालन का विकास किया जाता है, जल आपूर्ति हेतु उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इनसे जो जल धाराओं के द्वारा जल परिवहन हेतु बांधों का उपयोग किया जाता है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, नौकायन, पर्यटन का विकास आदि बांधों के द्वारा किया जाता है। तो देश के चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का क्या है, सर्वोच्च योगदान होने के कारण जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन्हें क्या कहा था, बांधों को क्या कहा था, आधुनिक भारत का तीर्थ और मंदिर कहा था। ठीक है, जो ये नदी घाटी परियोजनाएं हैं, क्योंकि ये देश के चहुमुखी विकास में क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन्हें क्या कहा था, आधुनिक भारत का तीर्थ और मंदिर कहा था। ये परियोजनाएं भारत के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की मानदंड है, क्योंकि इन परियोजनाओं के द्वारा एक साथ अनेक क्या होते हैं, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, आधुनिक भारत का तीर्थ कहा गया है। ठीक है, यद्यपि इन परियोजनाओं से अनेक लाभ हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होता है। जैसे जब ये बांध बनाई जाती है, ये नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती है, तो इनसे क्या है, अनेक नुकसान भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे जलीय जीवों का नुकसान होता है, उनके आवास एवं भोजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पर्यावरण को नुकसान होता है, किसानों आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है अपनी जगह से, जहाँ पर इन बांधों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी क्या होती है, पानी में डूब जाती है, जिससे अपघटन होता है ना। भूमि का कटाव देखने को मिलता है उसके आसपास के क्षेत्रों में, जिससे स्थानीय लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु इसके लिए विरोध करते हैं। जैसे कि आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन व टिहरी बांध आंदोलन देखा होगा और उसके बारे में सुना होगा, है ना। क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उन्हें क्या होता है, इससे विस्थापित होना पड़ता है। उन्हें अनेक प्रकार की जो परेशानियां होती है उन्हें झेलना पड़ता है, जिससे वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी आजीविका, जमीन और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए क्या करना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि इससे देश के अनेक विकास कार्य होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बांध होते हैं उनको क्या कहा गया, आधुनिक तीर्थ कहा गया है। अब हम समझते हैं कि बांधों के अलावा किस प्रकार पानी की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। इसका एक उपाय वर्षा जल संग्रहण भी हो सकता है। आपने सुना होगा वर्षा जल संग्रहण के बारे में कि प्राचीन काल से हमारे देश में वर्षा जल संग्रहण यानी कि वर्षा के जल को क्या करना, इकट्ठा करना, है ना।
हमारे देश में वर्षा जल संग्रहण प्राचीन काल से ही इसके उपाय किए जाते थे और वर्तमान समय में राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के उपाय आज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो जो वर्षा का जल होता है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्र के लोग गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में क्या करते हैं, सिंचाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। वर्षा जल संग्रहण के लिए छत से जो वर्षा जल संग्रहण होता है उसमें क्या किया जाता है कि छत से जो वर्षा का जल होता है, जब बारिश होती है तो वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए छत से पाइप लगाकर जमीन में क्या बनाया जाता है, एक टैंक बनाया जाता है और वर्षा का जो जल होता है छत से पाइप लगाकर उस टैंक में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और पानी की कमी होने पर उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा करके भी पाइप के द्वारा उसे ज़मीन में बने गड्ढे में एकत्रित किया जा सकता है। और जो छत पे वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है उसे भी क्या है, पाइप लगाकर ज़मीन में गड्ढा बनाकर उसका उपयोग किया जा सकता है और सूखे जब कभी सूखा पड़ने पर उसका उपयोग में ला सकते हैं। हमारे देश में कर्नाटक तथा तमिलनाडु में आज भी वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। मेघालय में भी छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। हमारे देश में कर्नाटक और तमिलनाडु में आज वर्तमान समय में भी वर्षा जल संग्रहण करने का किया जाता है। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ घरों को इस प्रकार बनाए जाना आवश्यक है जिससे वर्षा जल संग्रहित किया जा सके। और तमिलनाडु में क्या है, यह आवश्यक कर दिया गया है कि यदि किसी को घर बनाना है तो वह घर का डिजाइन इस प्रकार से बनाए ताकि जो वर्षा का जल है उसे संग्रहित किया जा सके, है ना, या उसे इकट्ठा किया जा सके। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे इसके लिए कानूनी कार्यवाही की जा सकती है उस पर। ठीक है। और जिससे पानी की क्या है, उपयोगिता बनी रहे। जल के उपयोग का एक अन्य तरीका है जो मेघालय में अपनाया जाता है। यह विधि मेघालय में 200 वर्ष से भी प्रचलित है। इसमें नदियों, झरनों व अन्य जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनके पानी को बांस के पाइप द्वारा खेतों में पहुंचाकर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। वहाँ जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनका जो पानी होता है वहाँ बांस के पाइपों के द्वारा वहाँ खेतों में उससे सिंचाई की जाती है। इस प्रकार अनेक उपायों द्वारा जल को उपयोगी बनाया जा सकता है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा और समझा कि जल ही क्या है, जीवन का आधार है, क्योंकि हमें अपने प्रत्येक दैनिक कार्यों, सिंचाई, जल परिवहन, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और अनेक घरेलू तथा औद्योगिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें जल संसाधनों का शोषण बहुत सोच समझ कर करना चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और भविष्य में भी जल संकट का सामना न करना पड़े, क्योंकि कहा ही गया है कि जल ही जीवन है। ठीक है। तो आप इस पाठ को समझ गए होंगे। इसके बाद आप किताब से पढ़कर भी इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे।